नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे जो अभी प्रमोशन एक्सरसाइजेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खासकर जो सीनियर कैडर में है, जो इंटरव्यू देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ज़्यादातर इस तरह की बातें ही होती हैं। आपको पता है कि रिज़र्व बैंक जो है बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी लाती है। तो जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी आया है वो 8 दिसंबर का है, और चूँकि इसके बाद सीधे अब फरवरी में आएगा मॉनेटरी पॉलिसी, तो मुझे लगता है कि तब तक ज़्यादातर प्रमोशन एक्सरसाइजेज में इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा। तो यही मॉनेटरी पॉलिसी है जिस पर ज़्यादातर सवाल पूछे जाएंगे। तो थोड़ा हम समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इस बार का क्या था और ओवरऑल होता क्या है मॉनेटरी पॉलिसी। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात। तो सबसे पहले तो देखिए जो न्यूज़ था कि आरबीआई कीप्स बेंचमार्क लेंडिंग रेट अनचेंज्ड एट 4% अमिड ओमिक्रॉन थ्रेट, रिटेन्स अकोमोडेटिव स्टांस। तो हम सब ये देखेंगे कि बेंचमार्क लेंडिंग रेट क्या होता है और अकोमोडेटिव स्टांस का क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इस वीडियो में, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मेरा लास्ट वीडियो था रिगार्डिंग बैंक प्राइवेटाइजेशन, उसको काफ़ी लोगों ने जो है इसको काफ़ी लोगों ने देखा है, सराहा है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों के रिस्पांस को देखते हुए, और बहुत तेज़ी से आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं हमारे वीडियोज़ को, ये भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो काइंडली सब्सक्राइब करते रहिए और अपने कमेंट्स देते रहिए, ताकि मैं और ज़्यादा इसको ढंग से बना सकूं, आपका फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी, जैसा मैंने कहा, बाई मंथली होता है। तो ये शेड्यूल जो है साल के शुरुआत में ही आरबीआई डिक्लेयर कर देती है। तो पहला मॉनेटरी पॉलिसी जो है अप्रैल में था। सो अप्रैल के बाद मई गैप करके जून में, जून के बाद जुलाई गैप करके अगस्त में, फिर सितंबर गैप करके अक्टूबर में, फिर नवंबर गैप करके दिसंबर में। तो ये लास्ट अभी जो है 8 दिसंबर को आया है। और ये देखिए शेड्यूल कब बन गया था, साल के शुरुआत में। तो बहुत परफेक्ट शेड्यूल से चलता है ये। और अब इसके बाद लास्ट आएगा 7 to 9 फरवरी के बीच में। तो ये 5th मॉनेटरी पॉलिसी जो है इस साल का था। सो नाउ लेट अस सी कि क्या किया गया है 8 दिसंबर को। तो आप देख सकते हैं जो बेंचमार्क लेंडिंग रेट जो कहा जाता है वो रेपो रेट को कहा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के डेट में पॉलिसी रेट है दैट इज़ रेपो रेट। इवन आप देखिए कि अब बैंक्स भी जो है वो इस बैंक्स भी जो BRLLR बोलते हैं, दैट इज़ बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट जो बैंक्स करते हैं। तो बेंचमार्क मतलब बेंचमार्क रेट इज़ रेपो रेट। तो रेपो का फुल फॉर्म अगर कभी कोई पूछ दे तो REP इज रीपरचेज। रीपरचेज का शॉर्ट है REP, एंड O स्टैंड्स फॉर ऑप्शन। तो रीपरचेज ऑप्शन को रेपो बोलते हैं। REP फॉर रीपरचेज, एंड रीपरचेज का शॉर्ट लिया REP, एंड O स्टैंड्स फॉर ऑप्शन। सो रीपरचेज ऑप्शन रेट रिमेन्स अनचेंज्ड एट 4%, एंड स्टांस रिमेन्स अकोमोडेटिव। रिमेन्स अकोमोडेटिव मतलब बहुत, जब से कोरोना हुआ तब से आरबीआई अकोमोडेटिव स्टांस पे ही चल रही है। ये क्या होता है स्टांस, ये भी आगे हम समझेंगे। इसके अलावा MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड बैंक रेट, क्योंकि अब क्या किया गया है कि बैंक रेट अलग से नहीं डिक्लेयर किया जाता, MSF से लिंक कर दिया गया। जो MSF रेट होगा वही बैंक रेट होगा। तो वो 4.25% रखा गया है। ऑन रिवर्स रेपो रेट इज एट 3.35%। तो ये सारे रेट्स हैं क्या, और ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, ये हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में कोई पूछे तो आप उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकें। सो लेट अस सी व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेंड्स, दो तरह की पॉलिसी होती है। एक हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं और एक फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी इज़ रिलेटेड टू टैक्सेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल प्राइसेस,
टू कंट्रोल मनी फ्लो इन द सिस्टम। तो फिस्कल पॉलिसीज गवर्नमेंट करती है एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। सो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती है दोज आर इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके आरबीआई कंट्रोल्स द मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। सो नाउ RBI is vested with the responsibility of conducting monetary policy, and this responsibility is explicitly mandated, so it is a legal responsibility under RBI Act 1934. And then goals क्या है monetary policy का, तो maintain price stability. So major goal जो है monetary policy का, that is price stability, and also keeping in mind द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि प्राइस स्टेबिलिटी रखने के चक्कर में ग्रोथ को छोड़ दिया जाए। सो बैलेंस कहीं ना कहीं आरबीआई को बनाना पड़ता है। एंड इन मई 2016 द आरबीआई एक्ट वाज अमेंडेड टू प्रोवाइड स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। तो ये एक नया फ्रेमवर्क शुरू किया गया मई 2016 से, और इसके लिए आरबीआई एक्ट को अमेंड किया गया। एंड इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के साथ मिलकर सेट करती है हर 5 साल के लिए। तो जो पिछला जो सेट किया था गवर्नमेंट ने, वो इन्फ्लेशन टारगेट था 4%। किसका? तो इन्फ्लेशन नॉर्मली सीपीआई से लिंक होता है, तो सीपीआई का 4% सीपीआई जो है इन्फ्लेशन टारगेट रखा गया था कि इसी रेंज में रखेंगे। इसका अपर टॉलरेंस लिमिट जो है 6% रखा गया और लोअर टॉलरेंस लिमिट 2%। अब ये बोलेंगे कि लोअर टॉलरेंस लिमिट रखने की क्या ज़रूरत है, लोअर तो इन्फ्लेशन तो जीरो रहे तो और अच्छा, महंगाई बिल्कुल होगी ही नहीं। बट माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जब इन्फ्लेशन होता है तो वो जो है प्रोड्यूसर्स के लिए इंसेंटिव होता है टू प्रोड्यूस। जो बिजनेस में है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेचुरली उनको कुछ कीमत ज़्यादा मिलेगी, तो डैट इज़ एन इंसेंटिव टू प्रोड्यूस। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए थोड़ा इन्फ्लेशन अच्छा माना जाता है इकोनॉमी में। तो इसीलिए लोअर टॉलरेंस लिमिट भी इसमें रखा गया है 2% का। नाउ ये जो है देखिए 16 से लेके 2021 तक के लिए था, लेकिन फिर से मार्च 2021 में फिर से गवर्नमेंट ने सेम इन्फ्लेशन टारगेट को नेक्स्ट 5 साल के लिए, दैट इज अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2026 तक के लिए सेट कर दिया है। तो ये भी आपको रखना पड़ेगा कि व्हाट इज द इन्फ्लेशन टारगेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज 4% सीपीआई एंड अपर टॉलरेंस लिमिट इज 6% एंड लोअर टॉलरेंस लिमिट इज 2%। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। Now, as all of us know that from 2016 this framework was started, and this explicitly provides legislative mandate to RBI to operate the monetary policy framework of the country. The framework aims at setting the policy repo rate. It is called policy rate. रेपो क्या है ये हम देखेंगे, मैंने फुल फॉर्म अभी बताया है, लेकिन क्या है रेपो एग्जैक्टली हम समझेंगे। तो रेपो इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ करेंट एंड इवॉल्विंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। तो कंट्री में और ऑल ओवर वर्ल्ड जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इवॉल्व हो रहा होता है, उस हिसाब से असेस करके इस रेट को तय किया जाता है। मॉड्यूलेशन ऑफ लिक्विडिटी कंडीशंस टू एंकर मनी मार्केट रेट्स एट और अराउंड रेपो रेट, सो दैट इज ऑल्सो डन। अब बाकी एंकर रेट तो वो हो गया, रेपो हो गया, और उसके हिसाब से बाकी रेट्स को भी वो किया जाता है, मैनेज किया जाता है। रेपो रेट चेंजेस ट्रांसमिट थ्रू द मनी मार्केट टू द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम। सो दिस इज द ब्यूटी। रेपो रेट में जो भी चेंजेस होता है, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मनी मार्केट टू द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम, विच इन टर्न इन्फ्लुएंसेस एग्रीगेट डिमांड, अ की डिटर्मिनेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। So this is how this becomes a policy rate. एक रेपो रेट चेंज करने से पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में एक चेंज आता है, मैसेज जाता है, उस ट्रांसमिट होता है वो चेंज, और उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड पे फर्क आता है, विच इज़ अ की डिटर्मिनेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। सो
अभी कौन से सेक्शन में है को अमेंड किया गया, तो सेक्शन 45ZB ऑफ अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934 प्रोवाइड्स फॉर एन एम्पावर्ड 6-member मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो ये पॉलिसी कमिटी अप्रोच चालू किया गया फ्रॉम 2016 एंड दिस कमिटी विल बी कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट MPC वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन सितंबर 29, 2000। क्योंकि ये सिस्टम ही 2016 से शुरू किया गया है, तो आपके मन में सवाल आ गया कि 2016 के पहले क्या मॉनेटरी पॉलिसी नहीं होती थी? तो होती थी, लेकिन हम देखेंगे वो कौन करता था। लेकिन 2016 से मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बना दी गई, कमिटी अप्रोच में चला गया। तो अब लास्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनी है, जो लेटेस्ट, वो अक्टूबर 5, 2020 को बनी है। और उस कमिटी के 6 मेंबर, जैसा मैंने कहा, तो पहले तो नेचुरली गवर्नर रहेंगे ही रिजर्व बैंक के, उसके अलावा रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रहेंगे, और इसके अलावा एक और ऑफिसर रिजर्व बैंक से, तो 3 लोग तो रिजर्व बैंक से ही हो गए। और इसके अलावा प्रोफेसर आशिमा गोयल, प्रोफेसर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, then Professor Jayant R. Verma, Professor Indian Institute of Management Ahmedabad, and Dr. Shashank Bhide, Senior Advisor, National Council of Applied Economic Research. So these 3 are members in addition to 3 members from, these 3 are members from RBI. Okay. So now क्या प्रोसेस चलता है? तो MPC determines the policy interest rate required to achieve inflation target. So now inflation target, as we have seen, is already set by Government of India. अभी MPC का काम ये है कि पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट को उस तरह से तय किया जाए कि जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो उसके रेंज में रहे। अपर लिमिट 6%, लोअर लिमिट 2% एंड टारगेट इज 4%. So Reserve Bank's monetary policy department assists the MPC in formulating the monetary policy. तो ये असिस्ट करते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट्स ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ऑपरेशनलाइजेस द मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट जो है वो असिस्ट करती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, और उसके बाद पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिजर्व बैंक के पास फाइनेंशियल मार्केट्स ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, तो डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट करते हैं। अभी देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स कमेटी मीट्स डेली टू रिव्यू द लिक्विडिटी कंडीशंस सो एज टू इंश्योर दैट द ऑपरेटिंग टारगेट ऑफ वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट इज अलाइंड विथ रेपो रेट। तो ये फाइनेंशियल मार्केट्स कमेटी रिजर्व बैंक के अंदर होती है, जो डेली रिव्यू करती है लिक्विडिटी कंडीशन को और इंश्योर करती है कि जो वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट है वो जो है वो रेपो रेट के साथ अलाइंड रहे। ठीक है। अब आपको मैंने जो कहा था कि इसके पहले क्या था, तो इसके पहले भी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डिसाइड करती थी, लेकिन उस समय एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती थी, और वो जो है डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते थे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के, सेंट्रल बैंकिंग से, देन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड पब्लिक फाइनेंस, एडवाइज द रिजर्व बैंक ऑन द स्टैंस ऑफ द पॉलिसी। However, its role was only advisory in nature. मतलब टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी जो थी उसका रोल सिर्फ एडवाइजरी था, कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं था उनका, जो कि अब जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के तहत कर दिया गया है। सो विद द फॉर्मेशन ऑफ MPC नेचुरली TSE ऑन मॉनेटरी पॉलिसी सीज टू एग्जिस्ट। तो अब चूंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बना दिया गया है तो टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी समाप्त कर दी गई है। अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब समझते हैं। सबसे पहले तो रेपो रेट, मैंने जैसा कहा इसका फुल फॉर्म है रीपर्चेज ऑप्शन। तो रीपर्चेज ऑप्शन क्या है? रीपर्चेज ऑप्शन ये है कि अभी जब बैंकों को पैसा चाहिए होता है तो बैंक रिजर्व बैंक से रेपो रेट पे पैसा बोरो करते हैं, लेकिन कैसे बोरो करते हैं? तो उसके लिए वो कोलैटरल देते हैं आरबीआई को। कोलैटरल क्या देते हैं? अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज को रिजर्व बैंक को कोलैटरल के रूप में देते हैं। तो यहाँ रीपर्चेज ऑप्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कोलैटरल जो है एक तरह से आरबीआई खरीद के और बैंकों को पैसा देती है, और बैंक जो है आरबीआई को ये जो कोलैटरल देते हैं
that collateral is given with repurchase option, मतलब they will repurchase those collaterals once they have money. So that is why it is called repurchase option rate. So this is how RBI gives money. So now we have seen repo rate is 4%, current repo rate. तो इसका मतलब ये है कि किसी बैंक को पैसे की ज़रूरत होगी आरबीआई से लेने का, तो वो सिक्योरिटीज़, कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ रख के 4% पे आरबीआई से ले लेगी। और इसका ठीक उल्टा रिवर्स रेपो रेट है, मतलब जब आरबीआई को लिक्विडिटी की ज़रूरत होगी, आरबीआई को पैसे की ज़रूरत होगी, तो इसमें रिवर्स रेपो, ठीक है। तो नेचुरली आरबीआई थोड़े महंगे रेट पे देगी और जब लेगी तो सस्ते रेट पे लेगी। तो इसीलिए रिवर्स रेपो रेट आपने देखा होगा कि इट इज़ 3.35%, ठीक है। लेट अस सी, एक बार रेट्स फिर से देख लिया जाए। देखिए 3.35%, MSF 4.25 एंड 4, तो ये तीन ही रेट आपको याद रखना है। अभी हम देखेंगे MSF भी क्या है, वो भी देखेंगे। तो अभी ये जो रेपो और रिवर्स रेपो है, ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, नेचुरली लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ओवरनाइट एज वेल एज टर्म रेपो ऑक्शंस किए जाते हैं। एंड इसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी तो वो है रेपो और रिवर्स रेपो का वो होता है। इसके अलावा अगर इमरजेंसी में बैंकों को पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस केस में रिजर्व बैंक बोलती है कि आपका, देखिए SLR इंस्ट्रूमेंट्स जो है बैंकों के पास, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि SLR क्या है। तो SLR में जो इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं बैंक्स, नॉर्मली वो बैंक्स जो है वो उसके अगेंस्ट में बोरो नहीं कर सकते हैं, लेकिन MSF के केस में वो अलाउ किया जाता है। टू एन एक्सटेंट दे कैन बोरो अगेंस्ट द SLR पोर्टफोलियो, ठीक है, लेकिन एट अ पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज यहाँ पे आपने देखा होगा कि MSF का रेट क्या है 4.25, तो ये हमेशा जो है वो आपके रेपो रेट से महंगा होगा। लेकिन दिस इज जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी टू विथस्टैंड द लिक्विडिटी शॉक्स, कभी कभी जो बैंकों को दिक्कत होगी लिक्विडिटी का, तो उसके लिए ये फैसिलिटी रखा गया है। इसके अलावा एक और टर्म आता है मॉनेटरी पॉलिसी में, कॉरिडोर। कॉरिडोर क्या है, तो जो आपका MSF रेट कितना है 4.25, हाईएस्ट रेट यही होता है, और आपका जो रिवर्स रेपो रेट है 3.35, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को कॉरिडोर कहा जाता है। ये क्या है, ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड कॉरिडोर, ठीक है। तो ये MSF रेट एंड रिवर्स रेपो रेट डिटरमाइन द कॉरिडोर फॉर डेली मूवमेंट इन द वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट। तो इसी रेंज में वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट का डेली मूवमेंट होगा, उसका एक कॉरिडोर ये तय हो जाता है। 4.25 और 3.35 के बीच में आपके कॉल मनी रेट चलेंगे। कैश रिजर्व रेशियो, ये भी एक बहुत तगड़ा इंस्ट्रूमेंट है रिजर्व बैंक के पास आपका लिक्विडिटी को मैनेज करने का। और ये क्या है, तो ये आप देखेंगे कि सेक्शन 42 ऑफ RBI एक्ट में ये डाला गया है। रिजर्व बैंक को कुछ रिजर्व जो है कैश के रूप में बैंकों को रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा। कितना रिजर्व रखना पड़ेगा, तो उन बैंकों का नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो कैश रिजर्व रेशियो 4% है, जो कोरोना के समय में 3% कर दिया गया था। मतलब उस समय लिक्विडिटी मार्केट में ज़्यादा छोड़ा गया था। जब थोड़ा स्थिति संभल गया तो RBI ने फिर थोड़ा सा लिक्विडिटी सक कर लिया और CRR बढ़ा के, ठीक है। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज का मतलब बैंकों का लायबिलिटी क्या है, डिपॉजिट है। और बैंक के डिपॉजिट दो तरह से होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट और एक टाइम डिपॉजिट। तो जो डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स हैं, तो नेट का मतलब क्या है कि जो टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स है, इसमें से हम इंटर बैंक डिपॉजिट माइनस कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट और टाइम लायबिलिटीज। So net demand and time liabilities is demand and time, total demand and time deposits of bank minus interbank deposits
तो वो जितना अमाउंट आएगा उसका 4% बैंकों को कैश के रूप में रिजर्व बैंक के पास रिजर्व रखना पड़ता है, वेयर बैंक्स डोंट अर्न एनीथिंग। वो कैश रिजर्व रेशियो पे बैंकों को कुछ नहीं मिलता, कैश में क्या मिलेगा। देन अगेन देयर इज अनदर रिजर्व जो बैंक को रखना पड़ता है, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और यहाँ पे अगर अभी आप देखेंगे तो इट इज 18%। ये कोरोना के टाइम से घटाया गया, तो अभी वही चल रहा है, 18% ही चल रहा है। अब यहाँ पे जो है वो लिक्विड एसेट्स, गोल्ड, इवन अनइनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, कैश और गोल्ड के रूप में भी रखा जा सकता है। तो ज़्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो इसीलिए जो आप देख रहे थे कि एमएसएफ के केस में एसएलआर का जो सिक्योरिटीज़ हैं, एसएलआर इन्वेस्टमेंट्स जो है, पोर्टफोलियो है, उसमें भी डिप करने का परमिशन दिया जाता है, क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन होता है। ठीक है, तो चेंजेस इन एसएलआर इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द बैंकिंग सिस्टम फॉर लेंडिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। नेचुरली ये आप लोगों ने अगर बैंक प्राइवेटाइजेशन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जब नरसिम्हम कमेटी का गठन 1991 में किया गया, तब कैश रिजर्व रेशियो जो है इट वाज 15% एंड एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वाज अराउंड 40%। तो 40 और 15 करीब 55% तो रिजर्व ही रख देना था बैंकों को। उसके अगेंस्ट में आप देखिए आज की तारीख में क्या है, दिस हैज कम डाउन ओनली ड्यू टू द रिफॉर्म्स, ड्यू टू नरसिम्हम कमिटी रिकमेंडेशंस। नाउ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सो नेचुरली देखिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का खरीद बिक्री है वो भी आरबीआई करती है टू मैनेज द लिक्विडिटी इन द सिस्टम। ऑल्सो देयर इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अगर बहुत ज़्यादा कहीं से सरप्लस लिक्विडिटी लग रहा है कि बाहर से पैसा आ रहा है, लार्ज कैपिटल इन्फ्लोज हो रहे हैं, तो वहाँ भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके और ट्रेजरी बिल्स इशू करके रिजर्व बैंक जो है मार्केट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। तो दीज आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज बैंक रेट। बैंक रेट में नॉर्मली रिजर्व बैंक इज लेंडिंग टू बैंक्स विदाउट सिक्योरिटी। तो अगर रेपो रेट और बैंक रेट में फ़र्क पूछा जाएगा तो रेपो रेट इज सिक्योर्ड एडवांस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक रेट इज अनसिक्योर्ड एडवांस। दैट इज वाई इट इज इक्विवेलेंट टू एमएसएफ रेट ऑलमोस्ट 4.25%। तो ये महंगा है, क्योंकि अनसिक्योर्ड एडवांस होगा तो महंगा होगा। तो दीज आर सम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ लेट अस सी द मॉनेटरी पॉलिसी स्टांसेस जो हम देख रहे थे। तो अभी जो हम देख रहे हैं, अभी कौन सा स्टांस था? अकोमोडेटिव स्टांस था। लेकिन 4 तरह के स्टांस होते हैं। तो पहला हॉकिश मॉनेटरी स्टांस। हॉक शब्द से HAWK, हॉक, हॉक मतलब बाज। तो बाज क्या होता है? एग्रेसिव होता है। तो दिस इज एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, जहां पे H से हॉक एंड H फॉर हाई, ये याद रखिएगा। मतलब हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस में हाई इंटरेस्ट रेट्स का पॉलिसी होता है, जहां पे जो रिजर्व बैंक है वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है। क्यों बढ़ाती है? क्योंकि वहाँ पे क्या करना है कि महंगाई बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक को लग रहा है कि सिस्टम में पैसा बढ़ गया है। तो मार्केट में जब पैसा ज़्यादा होगा तो नेचुरली लोग ज़्यादा पैसा लगा के जो चीज़ें कम पैसे में भी मिल सकती थी वो ज़्यादा पैसे भी लगा के खरीद लेंगे। तो मार्केट से एक तरीका है कि मार्केट से पैसा खींच लो तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए तो हाई इंटरेस्ट रेट्स जब करेंगे तो उससे क्या होगा? बोरोइंग विल बिकम लेस अट्रैक्टिव। लोग नहीं बोरो करेंगे, लोगों के हाथ में पैसा कम आने लगेगा, डेथ ऑफ मनी हो जाएगा। तो उसकी वजह से कंज्यूमर्स वुड नॉट परचेज और परचेज लेस। अब नेचुरली मान लो आपको गाड़ी खरीदना है, तो गाड़ी खरीदना है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा तो आप सोचेंगे यार नहीं थोड़ा रेट घटेगा तब गाड़ी खरीदेंगे। तो नेचुरली विल परचेज लेस, सो इट विल लीड टू लो डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड वुड प्रिवेंट इन्फ्लेशन। सो दैट इज हॉकिश का इस्तेमाल किया जाता है जब इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि रिसेंट जो पॉलिसी स्टांसेस रहे हैं दे आर नॉट एट ऑल हॉकिश। अभी डोविश क्या है? ठीक हॉकिश का। डव आपको पता है कि वो बर्ड होता है, बहुत शांति का प्रतीक होता है। तो ये जो है डव जो है
इससे ये इसमें लो इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ जहाँ हॉक हाई इंटरेस्ट रेट, डव लो इंटरेस्ट रेट। लो इंटरेस्ट रेट से क्या होगा, नेचुरली वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत लो हो गया है, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाता है ताकि सिस्टम में पैसा डाला जाए, लोगों के हाथ में पैसा जाए। एंड क्या होगा, जैसा हमने पहले बताया कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने का भी एक तरीका माना गया है। अभी एकोमोडेटिव मॉनिटरी जो अभी का है वो क्या है कि सेंट्रल बैंक अटेम्प्ट्स टू एक्सपांड द ओवरऑल मनी सप्लाई टू बूस्ट द इकोनॉमी। जैसा आपने देखा कि कोरोना में इकोनॉमी बहुत डावाडोल हो गई, डाउन हो गई, इवन माइनस में जीडीपी चला गया। सो नेचुरली सेंट्रल बैंक हैड टू इंटरवीन टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द सिस्टम। तो देखिए वहाँ पे देखिए आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ वाज स्लोइंग, तो इसीलिए अकोमोडेटिव स्टांस लिया है और अभी तक कंटिन्यू किया जा रहा है। द मेजर एम इज टू इंक्रीज स्पेंडिंग। अकोमोडेटिव मनी पॉलिसी is triggered to encourage more spending from consumers and businesses by making money less expensive to borrow. तो ये accommodative monetary policy stance है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट इज न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस, जहां माना जाता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस आर जस्ट राइट, बिल्कुल सही है, तो वहां की पॉलिसी रेट्स को न बढ़ाया जाता है न घटाया जाता है। सो दीज आर द स्टांसेस माय डियर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू वेरी मच for watching this video. Please share with your friends and please give your comments whether you are liking the videos. Give your likes बहुत आप कंजूसी कर रहे हैं, give your likes and thank you for watching the video. Thank you very much.